दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि आखिर हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम कैसे बने थे और कैसे उन्होंने 200 साल तक भारत पे राज किया? तो चलिए आज द एनसीआर टाइम्स के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि आखिर अंग्रेज़ों ने हमें कैसे ग़ुलाम बनाया। भारत की ग़ुलामी का आरंभ 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद से हुआ। पलासी की लड़ाई में हार के बाद से भारत ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, क्योंकि पलासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी पकड़ बना ली। इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान पर 1947 तक राज किया। चलिए आज हम इतिहास को थोड़ा और आगे से शुरू करते हैं और आपको विस्तृत जानकारी देते हैं कि अंग्रेज वास्तव में भारत कब आए और किस कारण से आए। सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया था। इस जहाज के कैप्टन थे हॉकिंस। जहाज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंस शुरुआत में भारत में व्यापार करने की नीयत से आए थे, इसलिए राजदूत के तौर पर उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर से मिले। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनका विशेष स्वागत किया, साथ ही उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया। शायद उस वक्त जहांगीर को इस बात का बिल्कुल भी इल्म न था कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को वो सम्मानित कर रहे हैं, एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था, लेकिन भारत से जितना पैसा कमाया उतना किसी दूसरे देश से नहीं कमाया। चूंकि शुरुआत में अंग्रेज व्यापार करने के मकसद से आए थे, तो उन्होंने देखा कि सूरत उस समय का सबसे धनवान प्रदेश है, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जरिए काफी मुनाफा होता था। अंग्रेजों को भारत से कपड़ा, स्टील और मसालों के बदले उनकी वजन के बराबर का सोना मिलता था। इसी कारण सूरत में उस समय हर घर में सोने के भंडार थे और इतना सोना था उनको तौल कर रखना पड़ता था। क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वे जहांगीर को इम्प्रेस भी कर चुके थे, इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी योजनाओं में कामयाब हो गया। यही नहीं, वो जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार लेने में भी कामयाब हो गया। धीरे धीरे उसने पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि असल में वो चाहता था जल्द से जल्द पुर्तगाली सूरत छोड़कर भाग जाएं, जिससे वो अकेला व्यापार कर सके। उसने पुर्तगालियों के जहाज़ों को समुद्र में डुबोना भी शुरू कर दिया। उसी दरमियान उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने एक और बड़ी गलती की। उसने हॉकिंस को इजाजत दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रो 1615 में एम्बेसडर बनकर भारत आए। थॉमस के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वो कूटनीति के मामले में बहुत तेज थे। थॉमस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के बहुत करीबी थे, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्द ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बादशाह जहांगीर से मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में एक लेटर लिखा, जिसमें वो भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उस जमाने में ट्रेड शब्द का मतलब लूटमार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए अपने एक दरबारी से लेटर पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को ये सब पहले से पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती है और उसी दरबारी से लेटर को पढ़ने कहेंगे।
जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले लेटर पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह उन्हें लूटमार करने की छूट मिल गई। अब तो वे जहां भी जाते बादशाह का सिग्नेचर किया हुआ लेटर दिखाकर लूटमार करते थे। अब उन्होंने कारखाने भी खोल लिए और साथ ही लूटमार भी करने लगे। अंग्रेजों की लूटमार का तरीका ऐसा होता था कि भारत की भोली भाली जनता उनकी योजनाओं को कभी भाप ही नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा और इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक, यानी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इतिहास गवाह है इस कंपनी ने कितनी तेजी से अपने पैर पसारे। ऐसा कहा जाता है जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही वो मुनाफे में रही। इस कंपनी ने लूटमार के साथ भारत पर भी राज करना चाहा, लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं हुए। लेकिन एक गद्दार की वजह से अंग्रेजों को ऐसा करने का मौका मिल गया। पुराने समय में बंगाल बहुत बड़ा राज्य था जिसके राजा का नाम था सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने के लिए कई छोटी छोटी ऑपरेशन चलाए, लेकिन वे उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला करना चाहा। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक। रॉबर्ट इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इतनी बड़ी सेना के सामने 1 घंटा टिकना भी मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बाद भी रॉबर्ट जीत गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। आपको यहाँ बता दें कि ये युद्ध पलासी के युद्ध के नाम से मशहूर है, जिसमें अंग्रेजों को हम एक शासन करने का मौका दे दिया। हुआ ऐसा कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। रॉबर्ट ने मीर जाफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। जब पलासी का युद्ध हुआ तो मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध बिना लड़े समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेज की जीत कहा गया। रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सब की हत्या कर दी गई। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया और इस तरह मीर जाफर को सिंहासन मिल गया। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। इससे आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। आज हमारा देश ऐसे ही कई मीर जाफर से भरा पड़ा है जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे गद्दारों के साथ क्या सलूक करना चाहिए जिससे हम दोबारा से किसी के गुलाम न बने। साथ ही आपने ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है हमें गुलाम बनाने में किसका बड़ा हाथ है, जहांगीर का या उसके दरबारी का या फिर मीर जाफर का? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।